हाय फ्रेंड्स। तो मैंने ये 10th की चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है इसके ऊपर आज से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको 10th की जो साइंस की जितनी भी यूनिट्स है उनके सब वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो गए, तो आप अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। अ, इस रिएक्शन वाले चैप्टर की इंट्रोडक्शन से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर किस बेस पर है, मतलब इसमें हम क्या सीखेंगे, मतलब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है। या तो ये कहो कि हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर किस किस तरह से सब कुछ अवेलेबल हो सकता है वो दिखाने का इन्होंने प्रयत्न किया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप अपने रूटीन लाइफ में ऐसी सिचुएशन आपने देखी है, और देखी है तो इससे क्या होता है वो आपको समझना है, मतलब आपने आपको ये रियलाइज कराना है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अब आप सबको पता है कि जो मिल्क है वो समर के अंदर रूम टेम्परेचर पर हम नहीं छोड़ते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। यहाँ सिचुएशन क्या दिखाई है कि समर है मतलब हाई टेम्परेचर, मिल्क एक कंपाउंड या तो प्रोडक्ट है हमारे पास। अब हाई टेम्परेचर पर मिल्क क्या होता है, तो आपको सबको पता है कि जो मिल्क है उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, मतलब मिल्क मिल्क नहीं रहता। और आम लैंग्वेज में अगर कहे तो हम कहेंगे कि फट गया या तो बिगड़ गया मिल्क। तो क्यों बिगड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर पर मिल्क के अंदर के जो कंपाउंड है वो कुछ और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि फट गया। एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड ह्यूमिड एटमोस्फियर। अब आयरन, आयरन का मतलब क्या हुआ, तो कि भाई हम कहेंगे कि एफी मेटल की हम बात कर रहे हैं। अब आप सबको शायद पता ही है कि मेटल है, उसे अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया और ह्यूमिडिटी मतलब रेनी सीजन अवेलेबल है तो हम कहेंगे मॉइस्चर, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, कोरोजन होगा। मतलब एफी मेटल जो एफी था वो एफी नहीं रहा, किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब यहाँ कहना चाहते हैं कि कुछ न कुछ रिएक्शन हुई है। ग्रेप्स गेट फर्मेटेड, अपने आप ये तो बहुत देखा होगा कि आपके घर पर जब फ्रूट लाया जाता है, जब लाते हैं तब की सिचुएशन या एक दो दिन के बाद की सिचुएशन आप देखो तो बहुत राइप, यानी कि हम ऐसा फील करेंगे कि धीरे धीरे ये सड़ना शुरू हो गए, मतलब उसके अंदर कंटिन्यूस कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। फूड इज कुक्ड, अब देखो आपको जनरली घर पर डांटते होगे कि खाना बन गया है प्लीज़ खा लो, क्यों, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो फूड है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज की तरफ बढ़ेगा। एक दो घंटे में नहीं पर उसके बाद शुरू होगा, तो मतलब अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, हमने जब खाना खा लिया तो जिस फॉर्म में खाया है खाना वो उसी फॉर्म में नहीं रहता, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर उसकी डाइजेस्ट मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब वहाँ भी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये हमें चैप्टर के बारे में दिखा रहे हैं कि हम लोग किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सोचो अगर हमें ये केमिस्ट्री पढ़नी है या नहीं पढ़नी है वो यहाँ से समझ में आएगा। बच्चे बार बार कहते हैं कि हमारे रूटीन लाइफ में हमें ये कहाँ काम लगेगा, हम ना पढ़े तो ना चले। अब देखो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये डेली लाइफ के हैं, ये पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस जगह पर हमें किस तरह रिएक्ट करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ओके, ये तो इतने ही एग्जाम्पल है, बाकी बहुत सारे अवेलेबल है। In the above situation, the nature and the identity of the initial substance, देखो क्या कह रहे हैं, नेचर मतलब एटमोसफियर, और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस मतलब जो कंपाउंड पहले जैसा था, have somewhat changed because of some nature, because of atmosphere, because of situation।
ये जो कंपाउंड इनिशियल जो होते हैं वही के वही नहीं रहते, किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। अब देखो रिएक्शन दो तरीके की होती है, या तो फिजिकल रिएक्शन होगी या तो केमिकल रिएक्शन होगी। अब बच्चे बार बार कहते हैं कि हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शन आइदर फिजिकल और केमिकल, कौन सी है, हमें कैसा पता चलेगा। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दूँ। सपोज आपके पास H2O सॉलिड है। अब H2O सॉलिड है इसका मतलब क्या है कि आपके पास आइस है। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो या तो आप इसे हॉट मतलब हीट दो तो होगा क्या, तो H2O जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और इसे आप हीट प्रोवाइड करो तो H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं H2O जो है उसे हम कहेंगे कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है और एक ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें एक मॉलिक्यूल मिला है जिसका नाम या तो सिंबल हमने दिया है H2O, वाटर, बराबर। अब देखिए आप, ये जो H2O है वो फिजिकल स्टेट में क्या है, सॉलिड है। कुछ ना कुछ चेंजेस आया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो सॉलिड कंपाउंड भले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, बट यहाँ फिजिकल चेंजेस आए हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेनिंग एज इट इज। देखिए H2O सॉलिड है तब इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है। चेंजेस के बाद भी भले ये लिक्विड हो गया बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसकी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाली ही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेनिंग एज इट इज, जस्ट चेंज इन द फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हुआ बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। उसी तरह इसे और हीट प्रोवाइड करने पर ये गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ भी इसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हुई है, केमिकल स्टेट रिमेनिंग एज इट इज। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो H2O था वो H2O ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेनिंग एज इट इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही की वही रहेगी, सिर्फ उसकी जो स्टेट है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, उसके हम चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो वो फिजिकल चेंज है। हाँ, उल्टा आप सोच सकते हो कि सर अगर हम H2O गैस है इसे कूल करें तो क्या होगा, तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वो भी फिजिकल चेंज है। तो जब भी आप देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेनिंग एज इट इज बट फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो उसे आप कहोगे फिजिकल रिएक्शन, उसे फिजिकल चेंजेस, फिजिकल रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों, बराबर। उसी तरह अब हम दूसरी बात करते हैं कि केमिकल चेंजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे कहेंगे कि केमिकल चेंज है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि Fe जो अभी हमने बात की थी, Fe मेटल जो सॉलिड है, इस Fe मेटल सॉलिड को, एक मिनट दोस्तों बैटरी लो हो चुकी है। Fe मेटल की अभी हमने बात की, तो जो Fe मेटल है उस Fe मेटल में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में क्या है, मॉइस्चर, तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये कोरोजन Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ रिएक्शन से पहले इसकी फॉर्मूला सिर्फ Fe थी, बट
कोरोजन के बाद मतलब कोरोजन के कारण इसकी फॉर्मूला चेंज हो गई, Fe2O3 हो गई, तो इसे हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा, फिजिकल चेंज के दौरान उसकी प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जबकि केमिकल चेंज के दौरान उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि सोडियम मेटल के बारे में आप सबको पता होगा। अब ये जो सोडियम मेटल है ना दोस्तों, ये सोडियम मेटल अगर आप पानी में डालोगे ना तो ब्लास्ट होगा, आग लगेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बट आपने सॉल्ट NaCl सॉल्ट खाया होगा, तो सॉल्ट खाने के बाद क्या किसी के पेट में आग लगी है? नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जब सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, मतलब केमिकल चेंज होगा, तब इसकी ये प्रॉपर्टी बदल जाएगी और इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के दौरान सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है और केमिकल चेंज के दौरान केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़े। इसमें आपने एक्टिविटी के बारे में सबको पता होगा कि आपने एक्टिविटी पढ़ी होगी। एक्टिविटी आप कहोगे कि सर ना पढ़े तो छोड़ देना चलेगा? नहीं चलेगा। अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक्टिविटी करो, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। एक्टिविटी, अब देखिए ये रेड कलर से मैंने जो डार्क किया है ना, वो ये है कि ये एक्टिविटी अगर आप अपने आप करना चाहते हो तो अकेले मत करना। क्यों? देखो लिखा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, मतलब टीचर की निगरानी में ही ये काम करो, इसके अलावा ऐसे प्रैक्टिकल मत करो। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस। देखो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो बच्चों को हैंड ग्लव्स, आई ग्लास, ये सब पहनना चाहिए, शूज़, क्योंकि केमिकल बहुत हैज़ार्डस होगा और स्किन को टच हुआ, आईज, मतलब आपको कुछ डैमेज वगैरह हो सकती है, इसीलिए। चलो अब एक्टिविटी क्या है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबिन। देखो आप 10th में हो, अगर आपने सोचा है कि आपको साइंस में जाना है तो पहले तो आपको सब एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ कहा गया है मैग्नीशियम रिबिन, तो मैग्नीशियम की जो फॉर्मूला है वो Mg, M कैपिटल ही लिखना पड़ेगा और G स्मॉल। तो सबसे पहले कहते हैं कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आप एक मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप लो, उसे हमें क्लीन करनी है। क्लीन करने को क्यों कहा? अब देखो मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम एक मेटल है। अब देखो मोस्ट ऑफ मेटल्स ऐसी है कि अगर उसे एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई तो वो सब की सब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि आयरन मेटल जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम की रिबिन लेनी है, उसे सैंड पेपर से क्लीन करनी है। होल्ड इट विथ अ पैराक्टन, मतलब ये वाला देखो हाथ से इन्होंने नहीं पकड़ा है, पैराक्टन मतलब एक ऐसी होगा जिससे आप इसे पकड़ सको आसानी से। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश ऑफ फॉर्म इन द वॉच ग्लास। अब देखो आप इसे, ये बर्नर है, बर्नर हमारे घर का जो बर्नर होता है वैसा नहीं होता, लैब में अलग टाइप के बर्नर्स होते हैं। स्पिरिट लैम्प या तो बर्नर कहा, बर्नर का नाम मैं कह दूं, ये बंसेन बर्नर है, बंसेन साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसीलिए। अब इस बर्नर की जो ब्लू फ्लेम है इसके साथ मैग्नीशियम रिबिन को जो पैराक्टन से पकड़ा हुआ है उससे यहाँ जलाया जा रहा है। तो होगा क्या कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। हीट एनर्जी क्यों प्रोवाइड की? ताकि रिएक्शन हो सके, इसीलिए। तो होगा क्या, तो रिएक्शन होगी और उसमें से कुछ ऐश गिरेगी,
जो यहाँ इन्होंने वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रखी है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। हमारी आंखों से दूर रख के हमें इसे जलाना है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजिंग वाइट फ्लेम। ये कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन है, सॉरी। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्नर पर जलाओगे तो कैसे जलेगा वो? डेजिंग वाइट फ्लेम, मतलब ऐसे ग्लो करता हुआ आपको दिखेगा। चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। जो मैग्नीशियम रिबन वाइट नहीं होती, पर वो एयर की प्रेजेंस में जल के जो ऐश बनेगा वो वाइट कलर का पाउडर होगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, देखो केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिकल नेम और फॉर्मूला दोनों आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तब ये किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसका मतलब अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखने की ट्राई करें तो ये है हमारी मैग्नीशियम की रिबन जो सॉलिड थी। हमने एयर की प्रेजेंस मतलब O2 गैस की प्रेजेंस में इसे जलाया है ना, हीट डेल्टा। तो क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये फॉर्मूला है। और किस फॉर्म में मिला हमें? सॉलिड ऐश के फॉर्म में मिला। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर। हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों मिला? ये लोग क्या कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया, इसीलिए इसमें से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर की पाउडर होती है। तो ये एक्टिविटी मैं समझ रहा हूँ को आपको समझ में आई होगी। ओके, चलो दूसरी एक्टिविटी 2। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब देखो, लेड मतलब इसका है Pb और नाइट्रेट का मतलब है NO3। एक्चुअली इसके ऊपर चार्ज होगा -1 और Pb जो लेड है यहाँ वो उसका चार्ज है +2। 9th में आपने फॉर्मूला बनाना सीखी होगी, ना सीखी हो तो कह दूँ कि इन दोनों को जब कनेक्ट करें तब दोनों के चार्ज इक्वल हो जाने चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम। जैसे कि यहाँ +2 चार्ज है और -1 चार्ज है, तो दोनों को सेम करना है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मतलब Pb हमें एक बार लेना चाहिए और NO3 हमें -1 है तो इसे हमें 2 बार लेना चाहिए, तो -2 + 2 0 हो गया। तो इनको मिला के हमें एक फॉर्मूला मिलेगी PbNO3 ट्वाइस। ये हुई फॉर्मूला और इसका नाम है लेड नाइट्रेट। अब इस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, तो चलो PbNO3 ट्वाइस एक्वियस की सॉल्यूशन है, इसे टेस्ट ट्यूब में लिया गया है। इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड। बेटा पोटेशियम मतलब क्या? तो पोटेशियम मतलब P नहीं, पोटेशियम मतलब होगा K और यहाँ है ये K+1 और आयोडाइड का मतलब होगा I-1, तो K+1 और I-1, तो सॉल्यूशन बन गया आपका Ki। एक्वियस मतलब पानी में बनाया है तो हम एक्वियस लिखेंगे। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन थी, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्यूशन ऐड की, तो होगा क्या? मैंने आंसर लिख ही दिया है कि अगर हम लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे तो बेटा हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड आयोडाइड मतलब PbI2 के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे प्लस KNO3 एक्वियस और यहाँ सॉलिड। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता क्या है? अब देखो, ये जो लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन है ना, वो उसके अंदर जब टेस्ट ट्यूब में आप इसे लोगे, देखो लेड नाइट्रेट की सॉल्यूशन को आप टेस्ट ट्यूब में लोगे तो आपको एक भी सॉलिड पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, मतलब पूरी टेस्ट ट्यूब
आपको लिक्विड ही लिक्विड दिखाई देगी, सॉलिड पार्टिकल नहीं होगा। सेम टू सेम जब पोटेशियम आयोडाइड को आप टेस्ट ट्यूब में लोगे तब सेम टू सेम वाटर जैसा आपको सब लिक्विड पार्टिकल ही दिखेंगे, कोई भी आपको सॉलिड पार्टिकल नहीं दिखेगा। बट जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के अंदर लेड नाइट्रेट को आप ऐड करोगे तो आपको उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, जो किसके पार्टिकल्स होते हैं, लेड आयोडाइड PbI2 के जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी सिखाई है, बैलेंस करना नहीं सिखाया। आगे जाके अभी हम बैलेंस करना सीखेंगे। अब देखो, आप कहोगे कि सर यहाँ PbI2 आएगा, PbI आएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? मैंने अभी क्या कहा कि आपको चार्ज बैलेंस करना है। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, Pb2 प्लस होगा, NO3 -1 होगा। इसमें अगर आप बात करो तो क्या होगा, K+1 होगा, I -1 होगा। Pb और I को मिलाना है तो ये +2 चार्ज है, ये -1 चार्ज है, तो इसे 2 बार लोगे तो ही चार्ज बैलेंस होगा, तो इसे PbI2 बनाएंगे। इसमें NO3 -1 है और K+1 है, तो दोनों को 1-1 चार्ज है, तो सीधा KNO3। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, हम बैलेंस आज देखेंगे। ओके, तो ये सेकेंड एक्टिविटी थी। थर्ड एक्टिविटी, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। ये प्रैक्टिकल अपने आप कभी मत करना। अब देखो, ये फ्लास्क है, ये जो है ना, ये पूरा ये फ्लास्क है, इसके अंदर हमने जिंक के पार्टिकल रखे हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में हो तो बहुत अच्छा। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट का मतलब होगा कि इसके अंदर सॉल्वेंट वाटर जो है वो ज़्यादा होगा, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हुआ HCl थोड़ा कम होगा, तो यह कहेंगे कि बहुत डाइल्यूट है। और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, H2SO4। तो यहाँ दो चीज़ें दी है कि आपके पास जिंक पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर आप HCl की एक्वियस सॉल्यूशन ऐड करो, या तो कह रहे हैं कि आपके पास जिंक पार्टिकल है, इसके अंदर आप H2SO4 की सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन को ऐड कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हैंडल द एक्टिव विद केयर, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब क्या कह रहे हैं, जब जिंक के ऊपर आप HCl ऐड करोगे या तो H2SO4 ऐड करोगे तब कुछ आपको दिखेगा, यस दिखेगा। अब देखो, जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा तब ZnCl2 एक्वियस प्लस हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको दिखेंगे। ओके, हाइड्रोजन के बबल्स ऊपर आते हुए देखेंगे। उसी तरह जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 की एक्वियस सॉल्यूशन प्लस H2 गैस के बबल्स आपको दिखेंगे, मतलब उसमें से बबल्स निकलते हुए आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रैक्टिकल में ये सीख रहे हैं कि अगर जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए या जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो इसमें से हमें H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हुए हमें दिखेंगे। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, मतलब अगर आपने फ्लास्क में जिंक लेके HCl डाला है या H2SO4 डाला है या टेस्ट ट्यूब में किया है तो बाहर से उसे टच करने की ट्राई कीजिए, एक्चुअली तो मत करना। क्यों? जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी ना तो बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो होगा क्या कि जो टेस्ट ट्यूब है या तो फ्लास्क है वो गर्म हो गया होगा। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस टेम्परेचर चेंज हुआ होगा बेटा, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हुई होगी, हीट एनर्जी। तो यहाँ आपको दो रिएक्शन और सीखने को मिली है और ये याद रखनी है कि जिंक की एसिड लाइक HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, और दूसरा अगर HCl है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड
और H2SO4 है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 मिलेगा। ओके, चलिए, फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब क्या केमिकल रिएक्शन हुई है, ये हमें ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प मिलेगी। कौन कौन से है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक, अभी ही मैंने कह दिया। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हुआ है, देखो आप यहाँ सॉलिड है तो ये यहाँ पर एक्वियस में और गैस में कन्वर्ट हुआ है ना, तो स्टेट चेंज हुआ है। चेंज इन कलर, यस कलर भी चेंज होगा। देखिए जैसे इस वाले में तो ये जो ट्रांसपेरेंट था पर ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स है, मैंने कह दिया है कि ये हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा, तो कलर में चेंज हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, इसके बारे में ही कहा कि रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। सब रिएक्शन में सेम नहीं होता, अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए बड़े आगे। केमिकल इक्वेशन, अब देखो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या था, केमिकल रिएक्शन, तो इसमें इक्वेशन के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के अंदर ऐसा सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कि जो अंडरगो केमिकल चेंज, जिसकी केमिकल में मतलब केमिकल फॉर्मूला में प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। जैसे कि हमने बात की थी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, कौन सा, MgO, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, और उसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट कहेंगे। तो जो रिएक्शन लिखते थे ना हम, Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, इट गिव्स MgO सॉलिड। अभी मैंने बैलेंस तो किया ही नहीं है, तो देखो बेटा इसके अंदर ये वाला जो है एरो की लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखते हैं ना हम, ये पार्ट, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्ट करने वाले हैं वो। और जो राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। ये हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला। अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ मिला। किस में कन्वर्ट हुआ, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ थ्रू एन एरो, ये एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं। ओके, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं विथ अ प्लस साइन। देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमने क्या लगाया है, प्लस लगाया है। बिटवीन दैम सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, और अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो उसमें भी प्लस लिखा जाता है। जैसे कि मैंने एक में लिखा था, देखो ये वाला, प्रोडक्ट के बीच में प्लस, यहाँ प्रोडक्ट के बीच में प्लस। ओके, चलिए, द एरोड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट की साइड पर हमें एरो दिखानी होती है, मतलब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है, ऐसा हम दिखा रहे हैं। चलिए, अब आज का ये लास्ट टॉपिक पकड़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। अब देखो ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी फिलहाल थोड़ी देर पहले। ओके, अब एरो की लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो है क्या है आपका रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर जो है वो क्या है आपका प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कैसे लिखनी है, बैलेंस कैसे करना है, वो आज हम देखेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो एक तो जिंक है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, सल्फर है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, एक जिंक दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। जिंक कितनी है 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। देख लो जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। उसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, तो एक तो हमें जिंक दिख रहा है बराबर, एक है वो। दूसरा हमें सल्फर दिख रहा है, वो कितना है 1 है। ऑक्सीजन दिख रहा है, वो कितना है 4 है।
और हाइड्रोजन दिख रहा है वो कितने हैं, तो 2 है। ओके, जितने थे उतने लिखे। अब कंपेयर करो तो जिंक 1 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो ये जो रिएक्शन है ऑलरेडी इन अ बैलेंस्ड फॉर्म है, हमें इसे बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर दिख नहीं रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दूसरी रिएक्शन FeH2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन से एटम्स दिख रहे हैं, तो एक तो मुझे Fe दिख रहा है जो 1 है, हाइड्रोजन दिख रहा है जो 2 है, और ऑक्सीजन दिख रहा है कि जो क्या है, सिर्फ 1 है। अब जाते हैं राइट हैंड साइड पर। Fe कितना दिख रहा है, 3। Fe हमें कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, तो ऑक्सीजन हमें 4 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमें, तो 2 दिख रहे हैं। तो मतलब ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस में अवेलेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है कि मैथ्स के हिसाब से अलग अलग ट्राई करनी है कि ये बैलेंस में हो जाए। जैसे कि Fe यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो मैं ये सोचूं कि मैं यहाँ 3 लिख दूँ। यहाँ 3 लिखने से होगा क्या कि ये जो 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3, मतलब वो बैलेंस में हो जाएगा। Fe दोनों साइड बैलेंस में हो गए। पर आप देखो ऑक्सीजन बैलेंस में नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस में नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 ही है। तो क्या करना पड़ेगा कि हम एक काम करें कि ये वाला जो है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने से इसे आपको क्या समझना है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑक्सीजन तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो अब नए फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन 4 2 8 और ऑक्सीजन 4 1 4 हो गया। जो यहाँ 4 लिखने से लेफ्ट हैंड साइड पर आपके हाइड्रोजन जो है वो 2 में से कितने हो गए, 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। और ऑक्सीजन जो 1 है वो 1 में से कितने हो गए, 4, कितने हो गए, 4। तो अब देखो Fe बैलेंस में दिख रहा है, ऑक्सीजन भी बैलेंस में दिख रहा है, पर हाइड्रोजन बैलेंस में नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन है बेटा वो आपको हाइड्रोजन, अब नए हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 8, जब यहाँ 4 लिखा है तो, पर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। किस साइड पर, राइट हैंड साइड पर 2 ही है। कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ 4 लिख दें, हैं यहाँ 4 लिख दें, तो ये 4 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे, 8। तो ये अब 2 नहीं रहेंगे, अब कितने हो जाएंगे, 8। और नया जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, 3 टाइम Fe प्लस 4 टाइम H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम H2। और इसमें आप देखोगे तो ये रिएक्शन अब किस फॉर्म में है, बैलेंस। Fe3 3, हाइड्रोजन 4 2 8 4 2 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हो गया बैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज के ये है जिसको हम बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए एरो की लेफ्ट हैंड साइड, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझना है, तो हाइड्रोजन 1। अब देखो इसको आपको क्या समझना है, OH ट्वाइस, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ये जो 2 है ना वो दोनों का है, ओके, वो दोनों का है। चलिए बढ़े आगे। अब आप क्या करना है हमें, तो देखो अलग कलर ले ले ताकि आपको दिखे। चलो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन, यहाँ इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है, आगे तो कुछ है नहीं, 1 समझेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 3 है। पहले तो मुझे ये नज़र आया कि हाइड्रोजन 3 है। चलिए नाइट्रोजन कितना है, तो 1 है, और कोई नाइट्रोजन कहीं पर नहीं है, तो मैं नाइट्रोजन को लिख देता हूँ 1। अब देखो ऑक्सीजन 3 यहाँ है, इसमें ऑक्सीजन 3 दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ मैंने क्या समझाया, ये 2 दोनों का है तो ऑक्सीजन 2, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए। टोटल कितने हो गए, 5। इसके अलावा कैल्शियम, मुझे कैल्शियम दिख रहा है, और कैल्शियम कितना है आपके पास, 1 है।
जब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे के तरीके से कर सकेंगे, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो राइट हैंड साइड पर अब देखो, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम यहाँ पर 1 टाइम ही है। ओके, नाइट्रोजन ये देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है ये, तो ये 2 इन दोनों का है, नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। और नाइट्रोजन यहाँ 1 है तो 1 2 ज़ा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जो है वो 2 है, 1 2 ज़ा 2। ऑक्सीजन कितना है, तो 3 और ये 2, तो प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट है, तो 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 ज़ा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और एक ये, तो ऑक्सीजन टोटल कितना है आपके पास, 7 है ऑक्सीजन। अब कौन बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये आपके पास 2 ही है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। चलिए अब हम ट्राई करें कि किस तरह हम इसे बैलेंस करें। अब देखो एक और तरीका है, जब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। NO3 पर फोकस करो, हालांकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, फिर भी थोड़ी देर के लिए NO3 पर फोकस करो। तो यहाँ NO3 1 टाइम है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट कुछ नहीं है तो 1 है, जबकि यहाँ NO3 कितनी बार दिया है, 2। तो एक काम करो कि यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो होगा क्या, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 + 2 8 हो जाएंगे, पर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। और देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। यहाँ हाइड्रोजन और कितने थे, 2, तो 2 + 2 दोनों साइड कितने हो गए, 4, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अभी हमें ये बैलेंस में नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं पहले। ओके 2 लिख देते हैं पहले, 2 लिख के देख लेते हैं कि इसकी बैलेंस में कोई मतलब बैलेंस हो जाता है या नहीं हो जाता। अब देखो हाइड्रोजन गिनो यहाँ पर, तो हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो टोटल हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4, है ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इस साइड पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके, तो कि भाई 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख दे, 2 लिख दे। तो अब ये हाइड्रोजन 2 में से 2 2 ज़ा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस में आ गया। तो दोनों साइड हम ये कहेंगे कि अब हमें हाइड्रोजन कितने लिख रहे हैं, 4। 2 लिखने से हाइड्रोजन हमें कितने मिल गए हैं, दोनों साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 4। ओके चलो अब ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो दोनों को मिला के टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 8 हो गए ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की गिनती करो, तो यहाँ ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। यहाँ ऑक्सीजन की गिनती करो तो कितनी है, 2, तो दोनों को मिला दो तो आपको ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 8। तो ऑक्सीजन बैलेंस में हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है। चलिए ऑक्सीजन की बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं हम बात करते हैं कैल्शियम की, बात कर लेते हैं। देखो कैल्शियम तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस में है। अब नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, तो ये 2 मैंने कहा ना सबका है, तो 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह पर नाइट्रोजन भी सेम हो गए। तो मतलब ये हुआ कि ये 2 यहाँ लिखने से और एक 2 यहाँ लिखने से आपकी पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। ओके चलिए इसमें बैलेंस करके देख लेते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलो एक मुझे सोडियम नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, देखो सोडियम 1 नज़र आ रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो टोटल मुझे 5 नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन टोटल मुझे 3 नज़र आ रहे हैं। चलो सल्फ़र ये 1 रहा, सल्फ़र भी मुझे 1 नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितने हैं, तो देखो सोडियम Na2 है, तो सोडियम हमें 2 नज़र आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 4 और यहाँ 1, मतलब टोटल कितने हैं आपके पास, 5। सल्फ़र 1 ही नज़र आ रहा है, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 नज़र आ रहे हैं, तो बैलेंस में तो नहीं है।
अब यहाँ पर SO4 पर कंसंट्रेशन कर सकते हो, सोडियम पर कंसंट्रेशन कर सकते हो। देखो यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 है, यहाँ सोडियम टोटल कितने हैं, 2 है, ये वाले 2। तो एक काम करो, यहाँ 2 लिख देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है वो बैलेंस में हो जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख लो, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की गिनती करो, तो ये 2 सोडियम, ऑक्सीजन सबका है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन गिनोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो टोटल आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। यहाँ पर आप ऑक्सीजन गिनो, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो अगर 6 ऑक्सीजन करने हैं तो यहाँ 2 लिख दो, तो आपका ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों को मिला दो तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे आपके, 6। चलो ऑक्सीजन बैलेंस में हो गए, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस में हो गया। चलिए अब किसकी बारी है, किसको कंपेयर करेंगे हम, सल्फर को करने की ज़रूरत नहीं है, सल्फर अभी आपके पास बैलेंस में है 1-1। ओके, हाइड्रोजन देख लेते हैं। चलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने हो गए, 4। यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ही है, तो मतलब हाइड्रोजन भी आपके पास बैलेंस में हो गया। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस, ट्वाइस NaOH प्लस Na2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, बैलेंस में हो गई रिएक्शन। ओके, चलिए NaCl प्लस AgNO3 इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब हम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड पर क्लोरीन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर Ag 1 है, राइट हैंड साइड पर Ag 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड पर सोडियम 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन 1 है, राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 3 है, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। चलिए इसमें देख लीजिए, अब देखो आपको अब समझ में आना चाहिए पहले कहाँ फोकस करना है। मैं बोल दूँ एक बार पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड पर बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। कोई दिमाग की बत्ती जली, अगर जली है तो बहुत अच्छी। ये Cl 2 है सर, यहाँ 2 कर दो, इससे क्या होगा, क्लोरीन बैलेंस में हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। है इजी। चलिए अब ये एक्सरसाइज के इंटेक्स के क्वेश्चन है वो ख़त्म कर दे ताकि एक टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो जाए। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनेड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने कहा था कि क्यों बर्न करने से पहले इसे क्लीन कहा था, वही आंसर है। मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल का मतलब हुआ कि वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो होगा क्या, व्हेन स्टोरेड इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम की जो ये रिबिन है इसके ऊपर पूरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। अब हमें रिएक्शन क्या करनी थी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हमें एयर के ऑक्सीजन के साथ करवानी थी हीट देके, पर ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई तो अंदर वाले रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, मतलब वो जल्दी से निकलेगा नहीं और अंदर वाले को बाहर रिएक्शन करने के लिए आने नहीं देंगे। एंड क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट अ फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने नहीं देंगे क्योंकि बीच में वो आ गए। द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, क्यों, बाय सेंड फॉर रिमूविंग लेयर ऑफ, क्या करना चाहते हैं, रिमूविंग दिस लेयर। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उस लेयर को निकालें तो आगे जाके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके, इसीलिए हमने उस लेयर को निकाला। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इंटेक्स का। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत बड़ी समस्या जो 10th के बच्चों की है वो ये कि सर हम हाइड्रोजन H लिखे या H2 लिखे। देखो कहीं पर छपा या मिला नहीं होगा, पर एक चीज़ लिखो कि हमें किसी भी एलिमेंट को जब लिखना है तब उसके नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो नेचर में अवेलेबल है
उस फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, तो नेचर में हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हमें लिखना चाहिए H2 गैस प्लस क्लोरीन। क्लोरीन नेचर में Cl2 फॉर्म में अवेलेबल है, तो Cl2 गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अब नाम दे दिया है HCl। अब इसे बैलेंस करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, राइट हैंड साइड पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, इजी है, आगे 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और इक्वेशन भी हो गया, है ना। बेरियम क्लोराइड, चलो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेटा जो एल्यूमिनियम है ना वो Al3 प्लस होता है, और जो सल्फेट होता है ना वो SO4-2 होता है। तो फॉर्मूला कैसे बनानी है, ये 2 इसको दे दो 3 इसको दे दो, तो Al2SO4 थ्राइस, इट गिव्स बेरियम सल्फेट जिसकी फॉर्मूला होगी BaSO4। क्यों, क्योंकि बेरियम +2 है, SO4 -2 है, तो दोनों के 2 है, तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl-1, क्लोराइड मतलब Cl-1 और एल्यूमिनियम का 3, तो इसको 1 दो इसको 3 दो, तो AlCl3। अब इसे बैलेंस करना है, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन 2 है, राइट हैंड साइड पर क्लोरीन 3 है, तो एक काम करो, यहाँ मैं 2 लिख दूँ और यहाँ मैं 3 लिख के देख लूँ, क्लोरीन बैलेंस हो गए, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ओके। अब एल्यूमिनियम देखो 2 है, 2 हो गए, अपने आप हो गए। क्लोरीन बेरियम 3 है, यहाँ बेरियम 1 ही है, तो यहाँ 3 लिखो, तो बेरियम 3 3 बैलेंस हो गए, सल्फेट भी बैलेंस हो गए। देखो ये 3 दोनों का है, तो SO4 भी 3 टाइम्स और यहाँ पर पूरा SO4 3 टाइम्स, साथ में आप गिन सकते हो। सोडियम मतलब Na, वाटर मतलब H2O, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, और हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होती है, ये एक्वियस होगा और ये गैस होगा, ओके। अब देखो इसे बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 सोडियम, राइट हैंड साइड पर 1 सोडियम, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड पर 2 + 1 3 हाइड्रोजन है। कैसे बैलेंस करें, तो एक काम करो कि यहाँ हम 2 लिख दे, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे तो हाइड्रोजन 2 + 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ 2 लिख दे तो हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सोडियम 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए तो सोडियम भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो आप, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को तो बैलेंस किया था हमने, है ना। चलिए, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या, BaCl2, और स्टेट कहा है मतलब एक्वियस है, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na+1, सल्फेट मतलब SO4-2, तो वो होगा Na2SO4 aqueous, it gives इन वाटर रिएक्ट विथ इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, कह दिया है बेरियम और सल्फेट मिलके इनसॉल्यूबल मतलब BaSO4, और इनसॉल्यूबल का मतलब हुआ सॉलिड, प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में आ गए, आप ऐसे एरो भी लगा सकते हो, प्लस द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, और वो होगा एक्वियस क्योंकि NaCl वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, और यहाँ अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो ये NaCl सॉलिड हमें नहीं लिखना है, एक्वियस ही लिखना है। अब देखिए बैलेंस करना है, वापस आ जाओ, तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो हमारा दोनों साइड क्लोरीन बैलेंस हो गए। सोडियम 2, तो यहाँ भी सोडियम 2 बैलेंस हो गया। अब देखो बेरियम 1 SO4 1 SO4 1 बैलेंस है कुछ इसमें। लास्ट आज का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होगा NaOH, O और H कैपिटल करना है, इन अ वाटर सॉल्यूशन बोला है, मतलब ये सॉल्यूशन आपकी एक्वियस है, प्लस
रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इनके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोड्यूस अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब NaCl, और यहाँ आप सॉलिड नहीं लिखोगे, एक्वियस लिखोगे। क्यों मैं एक्वियस लिखूंगा, आगे कहा वैसे NaCl वाटर में सॉल्यूबल है, ऑलरेडी इसमें वाटर अवेलेबल है। और साथ में क्या मिलेगा हमें, वाटर मतलब H2O लिक्विड या एक्वियस, कुछ भी लिख सकते हो। चलो अब ये बैलेंस में है, देख लेते हैं। यहाँ क्लोरीन एक, हाइड्रोजन 1+1 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन एक, सोडियम एक, बैलेंस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी को शेयर कीजिए। ये से अब ये चैप्टर इससे आगे बढ़ता चला ही जाएगा, यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं ये पूरा चैप्टर करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अब 32,000 व्यूज़ हो चुके हैं, पर सब्सक्राइब थोड़े कम हैं, तो प्लीज़ करवा दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।